हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ साथ हर्यक वंश के राजवंशों के बारे में। हर्यक वंश जो कि मगध के राजवंशों में से एक है, जिन्होंने मगध के उत्कर्ष में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था। मगध पर शासन करने वाला ये पहला प्रमाणित राजवंश है। इसके पहले भी बात किया जाता है कि बृहद्रथ वो नाम का एक राजा था जिसने बृहद्रथ राजवंश की स्थापना की थी, और ये हर्यक वंश से पहले इस पर शासन किया था। तो बहुत ज़्यादा प्रमाणित तौर पर के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। हाँ, या ये कह सकते हैं कि जो मगध का संस्थापक था वो बृहद्रथ था, मगर मगध का वास्तविक संस्थापक के तौर पे अगर देखा जाए तो वो था बिंदुसार। बिंदुसार मगध का वास्तविक संस्थापक के साथ साथ हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो मगध के साम्राज्य को विस्तार करने वाला पहला राजा भी कौन था? बिंबिसार। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट की फरमाइश है एक शेर की, तो उस शेर के साथ फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि गम के समंदर में कभी डूब मत जाना। गम के समंदर में कभी डूब मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो कभी रूठ मत जाना। अगर मंजिल ना मिले तो कभी रूठ मत जाना। जिंदगी के सफ़र में महसूस हो अगर किसी की, जिंदगी के सफ़र में अगर महसूस हो किसी की, तो हम जिंदा है यह भूल मत जाना। हम जिंदा है यह भूल मत जाना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बिंबिसार, बिंदुसार अगर आप कर देंगे तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंशीय राजा है। मौर्य वंश का दूसरा राजा है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। ठीक है, तो हर्यक वंश को पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले मैंने 4 बार वीडियो को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। चारों बार ऑटो कट होने की वजह से मेरा सारा का सारा वीडियो बेकार हो गया। घंटों का समय, एक एक लेक्चर में घंटों का समय लगा, कंप्लीट होने वाला ही था, ऑटो कट, पूरा वीडियो कट। इसीलिए इस लिखे हुए सारे चीज़ों, क्योंकि बार बार लिख कर अब मेरा दिमाग हो गया है ख़राब, इसीलिए इसी पर हम इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हो न सके कि फिर बाय द वे इस तरह का चीज़ें हो और फिर वीडियो मेरा अधूरा रह जाए। फिर भी मेरा काम है संघर्ष करने का, मैं संघर्ष करता रहूँगा। ऐसे ही संघर्ष करते रहिए आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए, पितृहंता राजवंश यानी बौद्ध ग्रंथ है। अब बिंदुसार कौन है? बिंदुसार भट्टीय पुत्र है, यानी कि भट्टीय जो व्यक्ति है उसी का पुत्र बिंदुसार है। बिंदुसार ने मगध साम्राज्य की नींव रखी, यानी कि हर्यक वंश की नींव रखी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन है? ये मगध का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। बिंदुसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए अपने द्वारा बढ़ाया गया जो उसका पहला कदम था, मगध साम्राज्य के विस्तार का पहला जो कदम था वो अंग था। अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करने के बाद बिंदुसार ने अंग को पहली बार मगध के साम्राज्य में मिलाकर मगध के साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, अदरवाइज चलें। चलिए, बिंदुसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस के नाम से जाता है। मत्स्य पुराण का मतलब आप समझ रहे हैं? मत्स्य पुराण मतलब कि जो पुराणों, जैसे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पर्व कितने हैं? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18। ये सब एक ही बात है, बस नाम और काम अलग अलग, नाम केवल अलग अलग, काम तो सेम एक ही है। ठीक है, तो उस मत्स्य पुराण, ये जो मत्स्य पुराण है, उन पुराणों में जो मत्स्य पुराण है इसको सबसे प्राचीन पुराण के तौर पे देखा जाता है और माना भी जाता है। इसमें मत्स्य पुराण का मतलब है कि भगवान जो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, इन्होंने धरती का प्रलय, जब धरती पर प्रलय आया था, उस धरती के प्रलय से बचाने के लिए पहली बार मत्स्य का अवतार लिए थे। इनके 24 अवतारों में 10 मुख्य अवतार है, जिसमें पहला अवतार मत्स्य को माना जाता है भगवान विष्णु के अवतारों में। बौद्ध ग्रंथ महाबग्गा में, बौद्ध ग्रंथ महाबग्गा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार देखो आ गया मेरे दिमाग में, बिंबिसार के शासन काल में 80,000 गांव आया करता था, यानी 80,000 गांवों का संघ था। कौन? मगध साम्राज्य, यानी कि बिंदुसार का साम्राज्य। ठीक है, हर्यक वंश का साम्राज्य 80 गांवों का एक संघ था, यानी 80,000 गांवों पर शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वो था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने ही सबसे पहले अस्थाई सेना का गठन किया था। अस्थाई सेना रखने वाला भारत का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने ही सबसे पहले अस्थाई सेना का गठन किया था। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर तेरा चकराए या दर्द बढ़ता जाए, आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। देखिए अब बिंदुसार की पत्नी के बारे में भी, बिंबिसार की, ये बार बार बिंदुसार क्यों आ रहा है, मैं ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरा कमर दर्द करने लगा। बिंबिसार की पत्नियों में मुख्य रूप से 3 पत्नियों के बारे में जिक्र होता है। वैसे तो कहा जाता है कि बिंबिसार के 500 रानियां हुआ करती थी, बिंबिसार की 500 रानियां हुआ करती थी, इसलिए मैंने बोला कि मुख्य 3 रानियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। इन 3 रानियों के नाम को याद करने के लिए आसान सा ट्रिक है, वो ट्रिक है बिहार के 6 महान चेले। अब बिहार के 6 महान जो चेले हैं, उन 6 महान चेलों के 3 पत्नियां हैं, 3 रानियां हैं। उन रानियों का नाम क्या है? खेमा, जिसको खेमा के नाम से भी जाना जाता है, महाकोसला और चेलना। ठीक है, तो ये बिंदुसार, ये बिहार से बिंबिसार होगा, 6 से होगा छेमा या खेमा, महान से होगा महाकोसला और चेला से हो जाएगा चेलना। ये बिंबिसार की मुख्य पत्नियां थी। खेमा जो थी वो पंजाब की मद्र की राजकुमारी थी, ये मद्र जो है पंजाब के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन जो कि कौशल की राजकुमारी थी, कौशल की राजकुमारी थी। चेलना चेतक की पुत्री थी, ये लिच्छवी राजकुमारी थी, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन? चेलना, जो कि चेतक की पुत्री थी। ठीक है, तो इसे इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भील काट रहा है। चलें, अब अजातशत्रु की बात है। देखिए अजातशत्रु, अब चूंकि इसको पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद राज सिंहासन को प्राप्त किया था, और बिंबिसार को उस्काने वाला, चढ़ाने वाला, उसको जो है प्रमोट करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त के ही उस्काने पर बिंबिसार ने अपने ही पिता अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद राज सिंहासन को प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बिंबिसार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, हाँ, ये क्या पगला गया है मेरा दिमागिया का यार, सुबह से भाई कई लेक्चर बना लिया होता, मेरा 4 लेक्चर नुकसान हो गया, थक गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अजातशत्रु, अजातशत्रु का मतलब होता है जिसकी कोई भी शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई भी शत्रु न जन्मा हो, उसी को बोलते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो मूल नाम या उसका जो दूसरा नाम है, तो अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कुड़िक के नाम से। इसके पहले जो था बिंबिसार, उसको श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, ये कुड़िक है। तो श्रेणिक और कुड़िक दोनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं। बौद्ध ग्रंथ में हर्यक वंश को पितृहंता राजवंश के नाम से जाता है, ये हमने बताया था। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु को 2 उपनामों से जाना जाता है। तो अजातशत्रु को अशोक चंड के नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु को देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक चंड मतलब बड़ी खुखार टाइप का, हाँ, बड़ी खुखार टाइप का दिखाया गया है। किसको? अजातशत्रु। मेरा धक से कर दिया यार, दिल की फिर गया इन्वर्टर, क्या कटना नहीं तो मैं संघर्ष खो दूंगा। ठीक है, तो किसके नाम से? अशोक चंड के नाम से जाना जाता है। अब अजातशत्रु को देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय का मतलब देवताओं में जो प्रिय हो, देवताओं में जो प्रिय हो। तो चूंकि ये देवता तो थे नहीं, तो देवताओं में प्रिय नहीं कर सकते, मगर राजाओं में प्रिय जरूर कर सकते हैं। ये क्या थे? ये राजाओं में प्रिय थे। अच्छा, ऐसे ही मिलता जुलता शब्द हमको अशोक के बारे में भी देखने को मिलता है। ये अशोक चंड है, और वो जो थे मौर्यवंशीय राजा, जो बिंदुसार का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, जिसको कि इतिहास में चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? किस नाम से? चंड अशोक। बस इस नाम को आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, बदल जाएगा इसका सेंटेंस। ठीक है, ये अशोक चंड है, और वो चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। ये देवानाम प्रिय है, हाँ, वो देवानाम प्रियदर्शी है। ये देवानाम प्रिय है, अशोक देवानाम प्रियदर्शी है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आगे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भगवान, मेरा कमर कहाँ गया? मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने वज्जी को जीतने के लिए,
अजातशत्रु वज्जी को जीतने के लिए दो मुख्य हथियारों का प्रयोग किया था, अस्त्रों का प्रयोग किया था। हथियार नहीं कह सकते, अस्त्र कह सकते हैं। अस्त्रों का प्रयोग किया था। उस अस्त्र का नाम क्या था? तो उस अस्त्र का नाम था रथमूलक। क्या नाम था? रथमूलक। रथमूलक और महाशिला कंटक नामक दो नए हथियारों का प्रयोग किया था, दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया था। ठीक है, हाँ, दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया था। अब आपके दिमाग में आएगा आना भी चाहिए कि रथमूलक और महाशिला कंटक क्या है, ये किस तरह का कार्य करता था, ये किस तरह का दिखता था। बाहुबली फिल्म देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हो? नहीं देखे हो तो देख लेना। बाहुबली में जो जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में एक रथ होता है, उस रथ के आगे कुछ इस तरह से चक्रनुमा लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को वो काटते मारते जो है आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को रथमूलक का नाम दिया गया। महाशिला कंटक में जो बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को फंसाकर मारा जाता है, फेंका जाता है दूर दराज के क्षेत्रों में, यानी कि या तो किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए, किले के दीवार को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे गुलेल में आप लगाकर मारते हैं। ठीक उसी प्रकार से, उसी तरह से जो है। ठीक है, तो ये रथमूलक और महाशिला कंटक के तौर पे देखा जाता है। अजातशत्रु के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद इसी अजातशत्रु के ही शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में होता है? अजातशत्रु के शासन काल में होता है। अब चार बौद्ध संगतियां मुख्य है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा बौद्ध संगति के लिए बस इतना ही याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के शासन काल में पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसके? हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा के तौर पे भी देखा जाता है और जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई उसके लेवल का, उसके मतलब इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाला राजा नहीं हुआ था। वही अंतिम था मौर्यों के बाद, मौर्य और गुप्तों के बाद। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। कुकुर नहीं, कुंवर मित्र कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। ये चार बौद्ध संगतियां हैं। चारों बौद्ध संगतियों की स्थान क्या है, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, और किस राजा के शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था, इन सारी चीजों के बारे में हम जिक्र किए हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे अजातशत्रु का है तो एक लाइन अजातशत्रु के लिए भी बता देते हैं कि राजा महाराजा आजा। राजा क्या है? राजा से ये बता रहा है कि बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह में एक पहाड़ी है, सप्तवर्णी पहाड़ी, उसी पहाड़ी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। हाँ, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। उसकी अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। फिर दूसरी बौद्ध संगति होता है तो राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, वैशाली में हुआ था, सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुआ था और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो वैशाली सबका काल है। पटाओ मत आशिक, तो पटाओ मत आशिक में तीसर की बौद्ध संगति होता है। तो पटाओ से पाटलिपुत्र में हुआ था, पटाओ मत से मोगलीपुत्र तिस्य के शासन काल में हुआ था और राजा कौन था? तो अशोक था। चौथी बौद्ध संगति, तो चौथी बौद्ध संगति होता है कुंवर मित्र कंगाल है। तो कुंवर से हो जाएगा कुंडवन, मित्र से हो जाएगा वसुमित्र और कंगाल से हो जाएगा कनिष्क। यानी कि चौथी बौद्ध संगति कुंडवन में हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था और उस समय राजा कौन था? तो राजा था कनिष्क। इसी कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। अब खड़ा नहीं हो जा रहा है, हमसे दर्द कर रहा है शरीर। हे भगवान, कुछ खाए पिए नहीं है। चलो ठीक है, नोट करो, इसको नोट करो, जल्दी करो। ये भगवान, कभी खुशी कभी गम, हो गया। चलो
हो गया था ना ये। ठीक है, तो बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी अस्थियों पर दावादारी, मतलब भगवान बुद्ध जब मरे थे उनकी अस्थियों को लेकर बड़ा लोगों में मतभेद हुआ, बड़ा लोगों में संघर्ष हुआ कि कौन उनका अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार करेगा। उसके लिए कहा जाता है लगभग आठ महाजनपदों में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष था। अब संघर्ष किस बात का था? कोई कहता है कि बुद्ध हमारे कुल के थे, हमारे धर्म के थे, हमारे जाति के थे, इसलिए बुद्ध का अंतिम संस्कार हम करेंगे। कोई कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हमारे यहाँ हुआ था, इसलिए भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हम करेंगे। कोई कहता है कि भगवान बुद्ध का मृत्यु हमारे यहाँ हुआ था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। कोई कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमारे यहाँ हुआ था, इसलिए इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। कोई कहता है कि भगवान बुद्ध ने हमारे यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे, इसलिए इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। कोई कहता है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश हमारे यहाँ किया था, इसलिए इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। कोई कहता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की सबसे लंबी समय अवधि हमारे यहाँ व्यतीत किया था, इसलिए इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। तो सबके अपने अलग अलग विचारधारा थे। ठीक है, सबके अपने अलग अलग विचारधारा थे। उन्हीं विचारधारा में अजातशत्रु की विचारधारा क्या था? अजातशत्रु ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो मतलब अपनी जाति से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं बुद्ध भी खत्री, बुद्ध भी खती, मैं भी खती, यानी बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूं, इसलिए बुद्ध का अंतिम संस्कार कौन करेगा? मैं करूंगा। ऐसा किसने कहा था? अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में काशी को लेकर युद्ध होता है। तो युद्ध होता नहीं है, युद्ध की संभावना बनती है, और युद्ध की संभावना से पहले ही दोनों में समझौता हो जाता है। उस समझौते के फलस्वरूप क्या होता है? उस समझौते के फलस्वरूप प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है, और करने के साथ साथ काशी को दहेज के रूप में दे देता है। यानी हमारा जो काशी है वो दहेज में चला गया। हम लोग जितने भी बनारस में रहने वाले हैं ना, हम लोग दहेज में जी रहे हैं, किसी के दहेज में ही हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी भी तलाक हुआ ना तो ये पूरा काशी उजड़ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, प्रसेनजीत के बारे में मध्यम निकाय में कुछ शब्द कहे गए हैं। प्रसेनजीत के बारे में मध्यम निकाय भी क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। मध्यम निकाय जो है ये भी क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। और इस बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? कौन? प्रसेनजीत कहते हैं कि बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का, बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का, बुद्ध भी 80 साल के, मैं भी 80 साल का। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रसेनजीत जो थे वो भगवान बुद्ध के समकालीन थे, यानी उनके शासन काल में थे। यानी कि प्रसेनजीत किस धर्म को फॉलो करते थे? बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। अजातशत्रु किस धर्म को फॉलो करते थे? बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नोट करना है। जिंदगी। अब आते हैं उदयन का जो अन्य नाम है वो उदय भद्रदी देखने को मिलता है। ठीक है, गार्गी संहिता में उदयन को धर्मात्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्मात्मा। किसमें देखने को मिलता है? गार्गी संहिता में उदयन को धर्मात्मा का नाम दिया गया है, धर्मात्मा की संज्ञा दिया गया है। उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र का अन्य नाम कुसुमपुर और कुम्हार का गांव भी है। कुम्हार का गांव इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुम्हारों की बस्ती यहाँ हुआ करती थी, मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे बनाए जाते थे, इसलिए इसको कुम्हार का गांव के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा और सोन नदियों के बीच में बसा हुआ था कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक जो था वो उदयन था। उदयन ही उसका संस्थापक था। इसी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखने वाला व्यक्ति कौन था? शेरशाह सूरी। ये वही शेरशाह सूरी है जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड, जिसको विश्व सुंदरी रोड के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने ही रुपये की शुरुआत की थी। जो रुपया हमारे भारत में चलता है ये देन किसकी है? शेरशाह सूरी की है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गया। पाटलिपुत्र के मैंने बता दिया, कुम्हार का गांव, कुसुमपुर, पटना, शेरशाह सूरी, उदयन, गंगा और वहां पे स्थापना किया था सोन नदी के तट पर। हाँ, उदयन ने ही इसको राजधानी भी बनाया था। और साथ में अब हम बात करेंगे उदयन के पुत्रों की। तो उदयन के मुख्य रूप से पुत्रों में अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक आते हैं। नागदशक
जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसी नागदशक की हत्या इसके एक अमात्य जिसका नाम था शिशुनाग, शिशुनाग ने किसकी, नाग दशक की। देखो दोनों नाग हैं, वो भी नाग है ये भी नाग है, दोनों नाग आपस में लड़े, ये वाला नाग मारा गया यानी नाग दशक मारा गया। ठीक है, नाग दशक को मारकर किसने, शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की, यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसी नागदशक का एक अमात्य, एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। इस तरह से हर्यक वंश की शासन का अंत होता है और मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। ठीक है, जिसका नाम क्या है, शिशुनाग वंश। तो आज ये हर्यक वंश हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए। कई बार के लेक्चर में प्रयास करते करते, लाइट करते ऑफ होते कंप्लीटली हो ही गया, अभी भी हो जाएगा तो अभी भी पूरा नुकसान ही हो जाएगा। तो इसलिए अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जल्द से आपसे विदा लेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नहीं, आपके समक्ष मिलेंगे। मेरा दिमाग पगला आ गया। जय हिंद, जय भारत।